अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोहर टाउन लाहौर। अच्छा जी, हम लोग बेटे बात पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं एंजाइम्स। कंसिडरिंग एंजाइम्स, सबसे पहली बात तो वही है कि व्हाई एंजाइम्स आर टर्म्ड एज एंजाइम्स। हम एंजाइम्स को एंजाइम्स बोल क्यों रहे होते हैं? जी बेटे। जी बेटे, ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है। वाई एंजाइम्स आर टर्म्ड एज एंजाइम्स, तो हम लोग कहते हैं जी, लफ्ज पर गौर कीजिए। वर्ड इज एंजाइम, सो एंजाइम्स मीन इन यीस्ट, यानी ये वो केमिकल्स हैं जो सबसे पहले आपको यीस्ट में मिले हैं। ठीक है। सो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आपके पास ऐसी एंटिटीज हैं जो कि सबसे पहले चूंकि यीस्ट के अंदर मिली हैं, सो दीज आर फाउंड इन यीस्ट प्राइमरीली। हाँ, सबसे पहले चूंकि ये यीस्ट में मिले थे, इस वजह से इनको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। हम ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास यीस्ट में हासिल होने वाले इन एंजाइम्स को लुइस पास्चर की तरफ से नाम दिया गया फर्मेंट्स का। द वेरी फर्स्ट नेम वाज फर्मेंट्स। लेटर ऑन हम लोगों को डायास्टेज की फॉर्म में ये एंजाइम मिला है, जो कि ब्रेकडाउन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर एंजाइम की हिस्ट्री को ब्रीफली स्टडी किया जाए, तो एंजाइम की हिस्ट्री में दीज वर डिस्कवर्ड बाय पाइन एंड परसोज, and the name of enzyme as in yeast this solution was discovered was suggested by Wilhelm Conne, right? हम लोग एक बात ये समझते हैं कि जितने भी एंजाइम्स आपके पास मौजूद हैं, दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। जब कभी हम ये कहते हैं कि जी ये बायोकैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, तो whenever we are discussing it as बायोकैटलिस्ट, हम इनको जब कभी बायोकैटलिस्ट की तौर पर स्टडी करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि जी व्हाट आर एक्चुअली बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के अंदर खुद यूज नहीं होता, लेकिन और ये इटसेल्फ एज ए रिएक्टेंट रोल भी प्ले नहीं करता, लेकिन किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। जैसे एंजाइम्स के मुतालिक ये बात की जाती है कि अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, तो ये आपको 200 H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के अंदर पर, और ये प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन बेटे अगर आप यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर कंडक्ट करवाते हो, तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इफ विद एंजाइम ये रिएक्शन करवाया जाए, तो एंजाइम के साथ, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइडेज, एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराओ, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई यही रिएक्शन में कोई 600,000 प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, और ये बेटे 1 आवर में नहीं आते हैं, बल्कि पर सेकंड आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच दैट रिएक्शन कैन स्पीड अप। ये कितना ज्यादा किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के अंदर रोल प्ले करता है। सबसे पहले जब कभी हम लोग एंजाइम की बात करते हैं, तो हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट कैटलिस्ट हम लोग जिस वर्ड को डिस्कस कर रहे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे वायरस इन एंजाइम्स की केमिकल नेचर को। जब कभी बेटा हम लोग एंजाइम की केमिकल नेचर की बात करते हैं तो एंजाइम्स आर मेजरली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं जो कि या तो मोस्ट ऑफ द टाइम टर्शरी और समटाइम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं। समटाइम एंजाइम को देखने में यूं नजर आया है कि आपके पास एंजाइम एज राइबोजाइम्स मौजूद हो सकते हैं। ये बेसिकली आरएनए नेचर के एंजाइम होते हैं और खासतौर पे राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। या आपके पास केमिकल नेचर के एतबार से ये एंजाइम्स में एक्ट एज एबजाइम, यानी कुछ एंटीबॉडीज भी हैं जो कि एंजाइम के तौर पे एक्ट करती हैं। हम चूंकि ग्लोबुलर प्रोटीन को फोकस करते हैं इस वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को अगर आप कभी स्टडी करो तो एंजाइम यूं एक 3D पैटर्न का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर बेस करेगा और यूं इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन एक पर्टिकुलर साइट डेवलप करेगी जहां पर वो रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है और इस 3D स्ट्रक्चर के नतीजे में आपके पास एक मेन एंटिटी डेवलप, एक साइट डेवलप होगी which site is named as active site। हम ये देखते हैं कि ये एक्टिव साइट रैंडमली मौजूद कुछ आर ग्रुप्स के ऊपर बेस करती है और वो आर ग्रुप्स यहाँ पर इस तरह की साइट डेवलप करता है। दैट स्पेसिफिक एंजाइम बेटे एंटीबॉडी नेचर के एंजाइम होते हैं। दीज आर एंटीबॉडी इन नेचर, दे आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। तो मेजरली आपके पास तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। दूसरी एक बात जो हमको याद करना होती है कि वो राइबोजाइम्स नेचर के होते हैं। तो ये दो चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि आपके पास एंजाइम एक पर्टिकुलर चार्ज बेरिंग साइट डेवलप करते हैं और इस चार्ज बेरिंग साइट को हम एंजाइम की एक्टिवेशन साइट का नाम देते हैं। दिस इज एक्टिवेशन साइट और एक्टिव साइट। यूजुअली बेटे जब कभी भी आप एक्टिव साइट को स्टडी करोगे तो हम लोग एक बात ये पढ़ेंगे कि एक्टिव साइट 3 से 12 अमाइनो एसिड्स पर बेस करेगी। ये आपके पास एक चार्ज बेरिंग साइट होगी दैट गेन्स अ पर्टिकुलर चार्ज। तो इट्स अ चार्ज बेरिंग साइट। ये आपके पास एक चार्ज बेरिंग साइट है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है और हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर मौजूद पर्टिकुलर आर ग्रुप्स की वजह से कोई एक्सक्लूसिव चार्ज कैरी करती है। यूजुअली अगर आप इस एक्टिव साइट को देखें तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये एक्टिव साइट खुद इटसेल्फ दो हिस्सों पर बेस करती है। वन इज नेम्ड एज बाइंडिंग साइट and other is termed as catalytic site। अगर बेटे आपसे ये पूछा जाए कि which of the following site that selects the substrate, तो आप कहेंगे कि बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करती है और बाइंडिंग साइट को इसी वजह से हम लोग रिकग्निशन साइट का नाम भी देते हैं।
जबकि कैटालिटिक साइट आपके पास वो साइट होती है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, यानी ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन करती है सबस्ट्रेट की इनटू प्रोडक्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो जिम्मेदार है, रिएक्शन कंडक्ट कराने के जो जिम्मेदार हैं, वो आपके पास कैटालिटिक साइट्स होते हैं। मोरओवर हम लोग ये बात डिस्कस करना शुरू करते हैं कि एंजाइम की अगर आप क्लासिफिकेशन को स्टडी करो तो विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, अगर आप एंजाइम की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हो तो क्लासिफिकेशन के एतबार से हम ये कहते हैं कि एंजाइम हमारे पास दो तरह के होते हैं। They may be of two types. एक आपके पास सिंपल एंजाइम है, और बेटा यूजुअली सिंपल एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? ऐसे एंजाइम बेटे जिन एंजाइम को किसी किस्म के किसी कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती है, यानी ऐसा एंजाइम जिसको अपने कोफैक्टर के बगैर भी काम करना आता है, उसको हम लोग एक सिंपल एंजाइम कंसिडर करते हैं। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास पेप्सिनोजेन एक सिंपल एंजाइम है, इसको काम करने के लिए किसी एसोसिएट की जरूरत नहीं है। आप ये बात जरूर पूछेंगे कि सर पेप्सिनोजेन को तो एक्टिवेट खुद होने के लिए HCl की जरूरत होती है, लेकिन बेटे HCl बुनियादी तौर पे क्या काम करता है, वो पेप्सिनोजेन के ऊपर मौजूद जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड की कोटिंग है, यानी कितने अमाइनो एसिड की कोटिंग होती है, 44 अमाइनो एसिड की एक एक्स्ट्रा कोटिंग है जिसको हम लोग वहां से रिमूव करते हैं, और वो HCl मीडियम के अंदर होता है या ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन की वजह से होता है। तो उस सूरत में वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। उस एंजाइम को काम करने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से इसको हम लोग एक सिंपल एंजाइम कंसिडर करते हैं। दूसरी तरफ जब कभी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दूसरे नंबर पर आपके पास जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब जब कभी आप कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करोगे तो मेरे बेटे आप ये कहोगे कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम होता है जो अपने कोफैक्टर के बगैर इनएक्टिव है, यानी ये एपो एंजाइम बिल्कुल एक इनएक्टिव क्लास ऑफ एंजाइम है जब तक के इसके पास इसका कोफैक्टर मौजूद ना हो। जब तक बेटे इसके पास इसका कोफैक्टर नहीं होता ये काम नहीं कर सकता। अब मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये कोफैक्टर क्या चीजें होती हैं और ये कोफैक्टर क्या काम करते हैं, तो बेटे हम लोग ये बात इस तरह से पढ़ते हैं, ये गौर से देखिएगा कि कोफैक्टर क्या चीजें होती हैं और कोफैक्टर किस तरह से। बेटे कॉन्जुगेटेड एंजाइम का दूसरा नाम होलो एंजाइम ही होता है, मुझे मुकम्मल करने दें। मैं एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को जब कभी भी लिखूंगा तो साथ में यहां पर लिखूंगा कि ये आपके पास होलो एंजाइम है। दिस इज टर्म्ड एज होलो एंजाइम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हम दूसरे लफ्जों में होलो एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए किया, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि एक एंजाइम जो अपने कोफैक्टर की मौजूदगी में बिल्कुल इनएक्टिव था और वो एक्टिव हो गया, तो हमने उसे कहा कि भाई ये तो फिर आपका कहलाया होलो एंजाइम। हाँ, अच्छा, अब बात यह है कि कोफैक्टर करेगा क्या। उसने कहा जी कोफैक्टर दो मेन काम करता है, और कोफैक्टर दो मेन काम कौन से करता है। एक तो बेटे सबसे अहम काम ये करता है कि ये इसको
केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बात मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं कि ये कोफैक्टर किस तरीके से केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। या हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ब्रिज। ये एज ए ब्रिज एक्ट करता है। नहीं जी, ये दोनों बातों को हम लोग अब इलेबोरेट करेंगे। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये एंजाइम बाज़ औक़ात ऐसी साइट कंटेन करता है जिसके ऊपर वो कोई एक्सक्लूसिव चार्ज मौजूद नहीं होता। खास तौर पे हम ये बात पढ़ते हैं कि ये जो कोफैक्टर्स आपके पास होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। ये नॉन प्रोटीन होने के साथ इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जब कभी बेटे ये इनऑर्गेनिक होते हैं यानी ये आपके पास कोई मेटल आयंस या नॉन मेटल आयंस की सूरत में मौजूद होते हैं तो उस सूरत में ये वहां पर या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ताकि एक्टिव साइड के ऊपर चार्ज आ जाए। जैसे मेटल आयंस है आपके पास तमाम के तमाम मेटल आयंस जो हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसका मतलब है कि ये या तो वहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं या वहां पर अटैच होकर उसको एक चार्ज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज हाउ हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एक्टिव साइड को चेंज करते हैं। जब कभी ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एक्टिव साइड को चेंज करेंगे तो एक्चुअली ये यहाँ पर केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। केमिकल एनर्जी का मतलब असल में ये है कि ये या तो एक्टिव साइट को इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं या एक्टिव साइट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होते हैं। सो द गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एक्टिवेट्स द एक्टिव साइट दैट इज टर्म्ड एज कि ये इसको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर हम इसके ऊपर बात शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि जी ये जो कोफैक्टर्स हैं these cofactors में बी ये नॉन प्रोटीन है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट आपके पास या तो इनऑर्गेनिक है और मेरे बेटे अगर ये इनऑर्गेनिक हैं तो ये आपके पास मेटल आयंस हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास जिंक एक एक्टिवेटर है और जिंक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए। या हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं अगेंस्ट हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के लिए। या हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास कॉपर आयंस मौजूद होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। या आयरन मौजूद होते हैं पर ऑक्सीडेज के लिए। यानी मेटल आयन अगर आपके पास मौजूद नहीं होता तो ये एंजाइम इनएक्टिव है। ये एंजाइम सिर्फ इन मेटल आयंस की प्रेजेंस के अंदर काम करते हैं। मोरओवर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपके पास ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो मौजूद हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट अगर इनऑर्गेनिक थे तो हम लोगों ने इनको नाम दिया कि ये एक्टिवेटर्स हैं। अगर ये इनऑर्गेनिक हैं तो हम इनको एक्टिवेटर्स का नाम देते हैं। और अगर बेटे ये आपके पास नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक हो अगर बेटे ये ऑर्गेनिक हो तो इस सूरत में ये आपके पास या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या आपके पास
को एंजाइम होता है, या तो ये को एंजाइम है और इधर इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। अच्छा, व्हाट इज को एंजाइम? अच्छा, हम कहते हैं जी को एंजाइम आपके पास बेसिकली काम करते हैं विटामिन्स, और ये एज ए ब्रिज कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग इसकी एक सिंपल सी एनालॉजी यूं शेयर करते हैं कि बेटे आपके पास अगर ये एक नदी है, जिस नदी के किनारे एक AH2 का मॉलिक्यूल आया है। अब यहां पर चूंकि पानी है, नदी के अंदर पानी है, और इस AH2 ने यहां से ट्रेवल करके जाना है, लेकिन बेटे ये स्विम नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं भाई यहां पर आपके पास ना एक बोट आएगी, और वो बोट कौन सी होगी? उसने कहा जी वो बोट होगी एक FAD की बोट होगी। वो FAD की बोट यहां से हाइड्रोजन को कैरी करेगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी FADH2 के अंदर, ठीक है। ये FADH2 यहाँ पर इसको दूसरे किनारे पे उतारेगा और खुद FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये वाला हाइड्रोजन FAD की बोट पे बैठकर आपके पास किसी एक दूसरे रिएक्टेंट B तक पहुंचेगा, और ये B अल्टीमेटली उस हाइड्रोजन को टेकअप करके BH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो AH2 था, इस एक AH2 को हम लोगों ने हाइड्रोजन इसका डिलीवर किया, और A को सिंपली लीव कर दिया हाइड्रोजन ने। अब ये जो हाइड्रोजन को टेकअप करने वाला इंग्रेडिएंट है ना बेटे, इसका नाम FAD है। सो हम लोग ये बात करते हैं कि ये FAD वो चीज है जो हाइड्रोजन को टेकअप करता है और दूसरी जगह पर डिलीवर करता है। तो इस तरीके से यहां से हाइड्रोजन यहाँ पे डिलीवर होती है, और B कन्वर्ट हो जाता है BH2 के अंदर। और हम बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि भाई आप यूं समझ लें कि आपके पास ये एक डिलीवरी बॉय है, एक जगह पे पिज़्ज़ा प्रिपेयर होता है, वो डिलीवरी बॉय वहां से पिज़्ज़ा को टेकअप करता है, और टेकअप करके दूसरी जगह पर डिलीवर होकर दोबारा फ्री हो जाता है। तमाम के तमाम एटीपी बेटे ऐसे ही काम करते हैं कि वो किसी एक रिएक्शन से एनर्जाइज फॉस्फेट लेते हैं, दूसरे रिएक्शन को वो फॉस्फेट डिलीवर करते हैं, और फिर एक और फॉस्फेट लेने के लिए चले जाते हैं। तमाम NADH यही काम करते हैं, तमाम FADH यही काम करते हैं। वो क्या करेंगे कि किसी एक रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को या एक रिएक्शन से हाइड्रोजन को रिसीव करेंगे और उसको दूसरी तरफ डिलीवर कर देंगे, एंड दैट्स ऑल। सो दिस इज हाउ हम ये कहते हैं कि कोएंजाइम इस तरह से काम करता है। बिकॉज बेटे जो कोएंजाइम होते हैं, ये कोएंजाइम कभी भी एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड नहीं करते हैं। ये तो किताबें तो ये लिखती हैं कि ये बाइंड नहीं करते हैं, और हमारी किताब ने ये लिखा है कि ये लूजली अटैच होते हैं। तो जब लूजली अटैच होता है तो थोड़ी देर का ताल्लुक है, जिस ताल्लुक के अंदर उसने उसके साथ बाइंड किया, अपने उस मॉलिक्यूल को टेकअप किया और आगे डिलीवर कर दिया। तो हम लोगों ने बेटे ये बात की कि ये एक जैसे यहाँ पर एक बोट का काम कर रहे हैं कि वहां से लिया और वहां पर डिलीवर कर दिया। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं जो पिज़्ज़ा बॉयज होते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो एक जगह से उस पार्सल को पकड़ते हैं, दूसरी तरफ उस पार्सल को डिलीवर कर देते हैं, और वो खुद वेकेंट रहते हैं, और वो यूं घूमते रहते हैं और लेते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या ऑर्डर्स को शिफ्ट करते रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटे एफिड इज अ न्यूक्लियोटाइड, यस। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये विटामिन डेरिवेटिव है। हाँ बेटे विटामिन डेरिवेटिव ना, फ्लेविन, मेरी बात, फ्लेविन जो उसके साथ लगा हुआ है बेटे, वो विटामिन बी ही है। फ्लेविन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ना बेटे, तो विटामिन का डेरिवेटिव होना चाहिए। पूरा विटामिन तो नहीं है, दे आर विटामिन डेरिवेटिव्स। फ्लेविन विटामिन है,
उस फ्लेविन विटामिन का डेरिवेटिव है जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, ये फ्लेविन का डेरिवेटिव है।